बस एक जगह आप रिमाइंड में बिठा लें। यहाँ तक आपने कंप्लीट देख ली। अब हम नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं वो जरा देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज के हवाले से वो ये है कि प्रोग्रामिंग के अंदर एरर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरर होता क्या है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट इज कॉल्ड एरर। एक ऐसा आउटपुट जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। फॉर द सक्सेसफुल execution of the program, it is necessary to remove all types of error. कि अगर आप प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, आप अपना जो एरर है उसको रिमूव करें। ठीक है, एरर को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, वो जरूरी है। उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। एरर इज आल्सो कॉल्ड बग। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हम एक वर्ड यूज किया करेंगे बग का, ठीक है, नॉर्मली आप भी यूज करते हैं कि बग आ गई है, प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गई है, तो ये एक जनरल वर्ड है, प्रोग्रामिंग में हम उसको बग बोलते हैं। और एक वर्ड होता है डीबगिंग। डीबगिंग मतलब कि आप जो है बग को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आगे बच्चे डीबगिंग इसके नेक्स्ट में लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। वो प्रोसेस जिससे आप एरर को फाइंड करें और रिमूव करते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर कितने किस्म की होती है। तो गाइस में आपके पास सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है और लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स एरर, इसका रीजन क्या होता है, इट occurs due to the violation of one or more grammatical rule। कि अगर आपने कोई ग्रामेटिकल रूल जो है वायलेट कर दिया है। ग्रामेटिकल रूल क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल में जो है वो चीजें आ जाती है, जैसे कि कॉमा आपने नहीं लगाया, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ब्रैकेट ऑफ नहीं क्लोज नहीं किया, कोई जो कीवर्ड था कोई आपने कैपिटल में लिखना था आपने स्मॉल में लिख दिया, कोई स्मॉल में लिखना था आपने कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, इसका डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर की डेफिनेशन किस तरह होगी, कौन सा डिटेक्ट करता है, डिटेक्टर कौन है, कंपाइलर इसको डिटेक्ट कर देता है सिंटैक्स एरर को एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन। These errors are easy to locate and remove because compiler specifies the location and types of error। Compiler जो है वो इसकी location और types of error जो है वो specify कर देता है। अच्छा, location किस तरह करता है वो आपको बता देगा, क्या वो लाइन लगा देता है, जैसे कि आपका अगर इस लाइन के अंदर एरर है यहाँ पे वो इस तरह से इंडिकेशन दे देगा कि यहाँ पे इस लाइन को रेड कर देगा, यहाँ पे जो है वो आपको कोई ऐसा मार्क दे देगा जिससे आपको पता लग चलेगा कि ये जो एरर है वो है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है हमारे पास आउटकम। द प्रोग्राम हैविंग सिस्टम एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड और ट्रांसलेट। वो ऐसा प्रोग्राम जिसके पास सिस्टम एरर है, यानी कि इसके अंदर कोई एरर है, वो ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको एरर को रिमूव करना होगा। एग्जांपल जैसे कि बेसिक स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है, जैसे कि ये डॉट लगा दें और एक कॉमा लगा दें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, इस स्टेटमेंट को आप अगर करने की बात करें तो ये हमने इंटीजर ए लिखा, इसके आगे ये आपने लगाना होता है। अगर आपने ये नहीं लगाया यहाँ पे तो क्या कहेगा, ये आपको एरर दे देगा कि यहाँ पे आपने एरर किया। आउटकम तो प्रोग्राम है, अच्छा इसके बाद ये आपने जो है वो इस तरह से आपके पास एरर आ गया है। मिस पहले कीवर्ड है इसके अंदर, उसकी प्लेस बता देगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर की रीजन क्या है, इट occurs due to the performing a illegal operation। ये दूसरी टाइप रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर क्या है, इट occurs due to the programming एंड इलीगल ऑपरेशन। कोई आपने इलीगल ऑपरेशन किया, इलीगल ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने प्लस माइनस की क्वेश्चन होते हैं ना, उस पे हम अक्सर इस तरह के कोई काम करते हैं, जैसे कि आपने किसी 0.0 लिख दिया, तो ये इलीगल ऑपरेशन है एक तरह से, ये अनडिफाइंड चीज है, इसको आप कैसे जो है वो करेंगे, प्रोग्राम में नहीं देगा, या आपने कोई इनफाइनाइट कोड चला दिया। तो इस तरह की अभी मैं क्लास की कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता, जब हम प्रोग्रामिंग में ज्यादा डील करते हैं तो इसकी एग्जांपल क्लास में जाते हैं। कंप्यूटर डिटेक्ट्स कंपाइलर से कंप्यूटर को डिटेक्ट कर देता है, अगेन एक कंपाइलर है, सॉरी कंप्यूटर नहीं
कंपाइलर को डिटेक्ट कर लेता है जब उसको कंपाइल कर रहा होता है। इसी तरीके से रनिंग प्रोग्राम इज स्टॉप और वही वाली बात के जो प्रोग्राम है वो आपकी रनिंग उसकी स्टॉप हो जाती है जब आप उसको स्क्रीन के ऊपर जो है उसके कॉल्स आपको पता चल जाएगा, उसको आप रिमूव करेंगे तो फाइनली आपको ये चलेगा a number divided by 0। ये इसी एग्जांपल है, जैसे कि किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, इट मीन दैट कि आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अब इंफिनिटी नाम की चीज जो है वो आप तो जानते हैं लेकिन वो नहीं जानता, तो ये कंप्यूटर के बाद को नहीं जानता, जिस तरह कैलकुलेटर नहीं जानता उस तरह जो है वो इंफिनिटी को ये प्रोग्रामिंग भी नहीं जानती, लेट्स से कि नहीं जानती, हो सकता है वो मॉडर्न प्रोग्रामिंग जानती हो। अच्छा आपने क्या किया, मेमोरी से ज्यादा उसके अंदर लोड डाल दिया, एक मेमोरी थी उसके अंदर 8 बिट्स थे। अब ये बिट्स और बाइट्स की सारी चीजें पहले देखी जाती है, बाद में इसकी जरूरत नहीं देगा। बहरहाल आप ये समझ लें कि ये रूम है, इस रूम के अंदर जितने स्टूडेंट आ सकते हैं आ सकते हैं, ठीक है, लेट्स से 40 आ सकते हैं। अगर आप 40 को डिवाइड डालेंगे तो ये कैडर है, एक बंदे को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें नहीं चलती, प्रॉपर आपको जितनी स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो चाहिए, वो पेज चाहिए जो आप प्रोवाइड। रीजन क्या है लॉजिकल एरर का, हर टाइप का लॉजिकल एरर इट अकर ड्यू टू द फॉलोइंग 40 लॉजिक्स। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम फाइंड दिस एरर बाय चेकिंग द होल प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कंपैरेटिवली ये जो है थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी अगर निकाल लेते हैं क्या है इसमें रनिंग प्रोग्राम डज नॉट स्टॉप और रेस्ट बट द रॉन्ग आउटपुट इज जनरेटेड। अब ये जो लॉजिकल एरर अगर आपने लगा दिया है कहीं पे प्लस की जगह माइनस लगा दिया है, अब वो ये नहीं बोलेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये आपको नहीं बताएंगे कि आपने जो गलती की है, वो प्रोग्राम को चला देंगे। ये प्रोग्राम का जो एरर है ये लॉजिकल एरर है, इसमें आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, अब आपकी जो रिजल्ट आएगा वो अगर आप प्लस में जाते थे तो माइनस लगाया तो माइनस की वजह से कितना आएगा, मल्टीप्लाई लगा दिया तो मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपने जो है लॉजिक खुद ही गलत लगा दी है, मानो वो लॉजिक एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन 2 + 2 करें बीच में प्लस लगा दें तो 4 आंसर आएगा, 2 - 2 करें बीच में माइनस लगा दें तो 0 आंसर आएगा। आप चाहते हैं कि 2 + 2 करें, आपसे गलती हो गई, आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आंसर आपका गलत आएगा। कंपाइलर को नहीं पता चला कि ये एरर है, ठीक है, ये लॉजिकल एरर होता है। ये लॉजिकल एरर क्या है आपको मुझे समझना है। रनिंग प्रोग्राम डज नॉट, ये इसमें कोई भी प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा बट आउटपुट आपका गलत हो जाएगा, जब आपका आउटपुट गलत आएगा ये देख लें। तो ये आप एग्जांपल देखिए कि माइनस की जगह आपने प्लस को किया तो ये क्या हो गया कि आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीसरी टाइप हो गई लॉजिकल एरर की, अनएप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ इनपुट। अच्छा चले, अब ये एक हमारा एरर के लिहाज से जो डाउट था वो तो हो गया था। अब आ जाते हैं हम लिस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये एक छोटा सा है बस लिखी हुई है यहाँ पे, टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। नंबर 1 जावा, 1990 में ये बनी थी और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद है सी, सी सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस थोड़ा सा सी के बाद ही बनी है, ठीक है। सी हैश के नाम से भी है, बड़ी इतनी मशहूर नहीं हुई। ऑब्जेक्टिव, ये भी एक एप्पल के लिए ऑब्जेक्टिव सी जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फेसबुक वगैरह जिसमें बिल्डअप है। पाइथन, पाइथन का नाम आपने बहुत सुना रखा होगा कि याहू गूगल वगैरह इसके वेबसाइट पे सारी चीजें। रूबी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। एसक्यूएल ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम है जो कि आपको कहीं से मिल जाएगी, कोई इतनी खास मतलब चीज नहीं है इस बीच में आगे। अरे जावास्क्रिप्ट में तो खाली ये आपको सही है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक खास स्पेसिफिक फील्ड के लिए कि आप उसमें गेम में काम करें, एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन तो गेम्स इस तरह। तो ये हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हाथ नीचे करो। स्टार्टिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं सी लैंग्वेज से, और सी लैंग्वेज
यहाँ से जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट हो रही है। इससे पहले क्या था, एक जनरल ओवरव्यू था सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, और एक जनरल ओवरव्यू था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है, जैसे कि ये कंपाइलर वगैरह जो लास्ट क्लास की सारी बातें थी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको जरा देख लेते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट क्या होते हैं, एक नंबर वन होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, और एक होता है मेन फंक्शन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जो टॉप पे कल हमने देखा stdio.h conaio.h, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और इसके बाद जो मेन प्रोग्राम है वो पॉइंट विद पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल ये एक जनरल स्ट्रक्चर देखें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन, इसको मिला के क्या बनेगा, पूरा आपका सी का प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या होते हैं। These are the command or instructions given by the compiler before the beginning of an actual program are called the processing directive। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कंपाइलर प्रोग्राम के स्टार्ट में ही जो है वो क्या करता है, कंपाइल कर देता है। ठीक है, कंपाइलर को देता है। These commands start with the हैश साइन। ऐसी कमांड जो होती हैं वो हैश साइन से स्टार्ट होती हैं। These commands are processed by processor। ये प्रोसेसर के थ्रू जो है वो प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे हमारे पास there are two pre-processing directives। नंबर वन है हैश इंक्लूड, जिसको आप इंक्लूड करेंगे, और एक होगा हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड यानी कि आप कोई चीज इंक्लूड कर रहे हैं, और हैश डिफाइन जो है वो आप उसको भी डिफाइन भी करेंगे। इंक्लूड डायरेक्टिव देखिए, इट इज यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल इन करंट सोर्स प्रोग्राम। कल जो हमने बात की थी कि हेडर फाइल्स है कुछ भी फाइल जो के पीछे जरूरी है आपको चाहिए है, वो फाइल्स आपने ऐड करनी होती है, और वो उनको इंक्लूड करने के लिए आप क्या करेंगे, इंक्लूड ये इस तरीके से इंक्लूड हैश इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, और इस तरीके से जो फाइल है इट गिव्स द प्रोग्राम एक्सेस टू लाइब्रेरी। ये प्रोग्राम को एक्सेस देती है कि वो लाइब्रेरी में जो है वो जाके फीड हो जाए। इंक्लूड डायरेक्टिव tells the compiler where to find the meaning of the identifier used in the program। प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें यूज हुई हैं। प्रोग्राम के अंदर जो चीजें यूज हुई हैं उन चीजों का मीनिंग कौन बताएगा, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के थ्रू जो है ये काम आपको उन फाइल्स के थ्रू जो है वो उन फाइल्स के अंदर उन चीज का मीनिंग पड़ा है। जरा से ये समझ लेते हैं। ठीक है, वो मीनिंग कहां पड़ा हुआ है, अंदर वाली फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, वो फाइल हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे समझ लें आसान एग्जांपल में, आसान बात में कि आप जो आपने जो है कोई लेटर लिखा या कोई भी जो है आपने कोई भी एप्लीकेशन लिखी लिखा, उस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपने जो है वो यूज किए हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे कोई छोटी सी बुक लिखी है, उस बुक के अंदर आपने बहुत सारी कोई भी लैंग्वेज यूज की है, बहुत सारे मुश्किल अल्फाज यूज किए, अब उसके अंदर जो मुश्किल वर्ड यूज किए हैं, एक इंसान जिसको अगर आपने इंग्लिश में लिखा है, आपने डिफरेंट इंग्लिश यूज की है, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेगा, इसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, वो उसको पढ़ेगा, साथ में डिक्शनरी लेके बैठेगा। ये जो डिक्शनरी है ये क्या है, एक तरह की हेडर फाइल है जिसको वो खोल रहा है अलग से, उसको जो है उसके मीनिंग्स मिल रहे हैं चीजों के अपनी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से इसको आप समझ लें। एग्जांपल में क्या है, दो ये फाइल्स हैं, प्री डिफाइंड हेडर फाइल है और ये यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है। पहली प्री डिफाइंड कौन सी है, stdio.h, और इसको लिखने का तरीका जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग लिखते हैं, हैश इंक्लूड, ये इनके अंदर आपने पैरेंथेसिस के अंदर इसको लिखना होता है stdio.h और conaio.h। ये जो यहां पे इसको आप इस तरीके से लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में, और जो प्री डिफाइंड फाइल है उसको आप इसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। अच्छा, डिफाइंड डायरेक्टिव्स, डिफाइंड डायरेक्टिव्स क्या है, यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट
micro constant micro is the name which is replaced by a particular constant value before compilation. अच्छा ये जो डिफाइंड टाइपिंग है ये हम कब यूज करते हैं ये जरा देख लें। एक छोटी सी चीज है कि आपके पास एक पाई एक चीज होती है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है। अब आपने क्या किया, पाई के नाम से एक, वो नहीं जानता पाई को क्या होता है, ठीक है, आपने पाई के नाम से एक, पी आई के नाम से एक सैंपल ले लिया, इसको डिफाइन कर दिया और इसको डिफाइन करके किया कि भाई पी आई के अंदर जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3.14 होगा। अब ये जो 3.14 है, ये 3.14 जो है वो इस पाई के अंदर सेव हो गया, पी आई के अंदर। अब जब भी आप ये आपने डिफाइन कर दिया इस तरह से, अब जब भी आप लिख पी आई लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो पी आई जब आप लिखेंगे तो इट मीन दैट यू आर राइटिंग 3.14। आप क्या लिख रहे हैं, 3.14 लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास तरीका होता है। अच्छा, प्री प्रोसेसर क्या है, this program is part of the compiler that is used to process the processor directive before compilation। तो ये भी जो है वो प्री प्रोसेसर क्या है कि कंपाइलर का एक पार्ट है जो कि प्रोसेस करता है कंपाइलेशन से पहले जो आपने जो भी काम है वो कर लेता है बाद में। उसके बाद आपका प्रोग्राम का दूसरा पार्ट आ जाता है। ये जो सारी डिस्कशन थी इसको मैं दोबारा बता देता हूं कि ये सारी डिस्कशन आपकी इस एरिया के लिए थी जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, कंपाइलर के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो काम होते हैं, दो तरह की फाइल का ऐड होना, ये सारी चीजें हमने देखी। जो इसके अंदर दो फाइल होती हैं, ये और ये ऐड होती है कंपाइलेशन से पहले। फिर आ जाते हैं हम मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन क्या है, इट इंक्लूड द बिगनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। ये क्या है, ये एक्चुअल प्रोग्राम आपका शुरू हो रहा है। एवरी सी प्रोग्राम हैज ओनली वन मेन फंक्शन। हर सी प्रोग्राम का एक ही ओनली मेन फंक्शन होता है। लॉजिक ऑफ द सी प्रोग्राम, उसके अंदर जो सी प्रोग्राम की जो भी लॉजिक होती है वो आपने लिखी हुई होती है। आपको टेबल बनानी है, आपको ऐड करवानी है कोई चीज, आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, आपको कोई गेम बनाना है, आपको व्हाटएवर जो भी बनाना है। all user defined function are also called, जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर ही होते हैं। मेन फंक्शन किस प्रकार से प्रोसेस होता है, फंक्शन हेडर पे और फंक्शन बॉडी पे दो चीजें होती हैं मेन फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन का हेडर होता है टॉप पे और एक फंक्शन की बॉडी होती है नीचे, ठीक है। फंक्शन का हेडर जैसे कि आप सिंपल सा ले लें, यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हुआ। आपकी क्लास तो ये इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये आपने क्या किया, फंक्शन की एक हेडिंग लगा दी। ये हम यूज किया करेंगे वॉइड मेन वॉइड के नाम से, और ये आपने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो आपने इस तरह से क्लोज करना है और उसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आपका क्या होगा, प्रोग्राम होगा, ठीक है। फंक्शन हेडर, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन फंक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। और जो फंक्शन हेडर होगा उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, एक होगा रिटर्न टाइप, एक होगा फंक्शन नेम और एक होगा आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट, इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन हेडिंग के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैंने वॉइड नेम वॉइड लिखा है, 3 वर्ड है। सबसे पहले रिटर्न टाइप क्या है, it represents the data type of the value returned by the function। ये क्या करता है, ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है जो फंक्शन के अंदर डेटा। दूसरी क्या है, फंक्शन नेम, इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन व्हिच इज जो कि मेन पार्ट है। और तीसरा क्या है, आर्गुमेंट, वेरिएबल और वैल्यूज गिवन टू जो फंक्शन के अंदर आपको वेरिएबल और वैल्यूज जो है गिवन है। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन का एक चीज लिखा हुआ है इंटीजर मेन और ये ब्रैकेट के अंदर, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये आपका रिटर्न टाइप है कि रिटर्न। अच्छा, ये रिटर्न टाइप को दोबारा से समझते हैं क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रिटर्न टाइप क्या आपने जो लिखना है वो क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है,
आपने फ्लोट लिखना है, आपने जो है वो फ्लोट एक वर्ड होता है, तो आपने कैरेक्टर लिखना है, ठीक है, आपने व्हाटएवर इसके अलावा कुछ और लिखना है। कैरेक्टर मतलब एबीसी आपने लिखनी है, 1 2 3 लिखना है तो नीचे लिखना है। तो ये रिटर्न टाइप कहलाता है कि आपकी जो राइट करने की जो टाइप है वो कौन सी है। दूसरा क्या है, मेन है, ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम आपने मेन रख दिया, ठीक है, इंटीजर और एमआईएन दिया अपना। उसके बाद जो है वो आपके पास तीसरी चीज क्या है, जो कि आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ दिया है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो कुछ भी फिलअप हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज है। तो ये फंक्शन का जो है वो मेन हेडिंग के बारे में हो गया कि हेडिंग कैसी होनी चाहिए। दूसरी क्या है, आपके पास फंक्शन की बॉडी होती है, फंक्शन फंक्शनैलिटी लॉजिकल बस प्रोग्राम्स करवा ये मेरा सारा तो कुछ जो है मोबाइल की बॉडी के स्टोरेज अंदर फुल हो होता है। जाएगी। बॉडी स्टार्ट विद बॉडी जो है वो ये ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने बताया ये आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है और इसी ब्रैकेट से जो है ये बॉडी क्लोज होगी। अच्छा, all these statements are written inside it. Each statement is terminated by semicolon card statement terminator. हर स्टेटमेंट को आप किससे टर्मिनेट करते हैं, सेमीकोलन से, और जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाते हैं। तो फाइनली वी हैव अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर के सी लैंग्वेज का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, तो आंसर है यहां से इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, hash include str.h, hash include bonav.h, void main void, bracket start, bracket close, get php clause close होता है, get के क्लास लिखते हैं, उसके बाद जो है वो आपके ब्रैकेट जो क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें सुन लें, ये जो आपने लिखा हुआ देखा है include str.h, इसका तो रट्टा लगा रहे हैं, इसको भी रटते हैं। हर प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने लिखना ही लिखना है, कुछ भी हो जाए, void भी लिखना ही लिखना है, ब्रैकेट भी स्टार्ट करना ही है, गेट सीएल भी लिखना है या ब्रैकेट भी क्लोज करना है। बाकी इसके अलावा क्या लिखते हैं बीच में, वो डिफरेंट चीजें, वो डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से डिफरेंट आपके पास चीजें होती हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है, जब भी कोई प्रोग्राम आना है तो सबसे पहले आपने ये चीज तो लिखनी है। अगर आपने ये लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसके बीच में आपको नहीं आया कुछ, आपने गलत लिख दिया, कम से कम आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा 5 में, ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी जो इसके अंदर जो लिखा होगा वो तो लॉजिकल चीजें हैं, वो अभी आगे जो प्रोग्राम नहीं कराऊंगा, अपने पास से आपने जो लिखना जो आपको क्लास में करवाया जाएगा उसी से ही रिलेटेड होगा सारा। तो उसके अंदर जो भी कुछ होगा वो आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें आपको आगे जाके प्रोग्राम सीखने पड़ते हैं। भारत ये जो चीज है ये जनरल स्ट्रक्चर है, जैसे कि एप्लीकेशन लिखते हैं आप, एप्लीकेशन में डेट डालनी है, नीचे साइन करना है, ये सारा कुछ करना है, ये सारा कुछ तो पता है आपको, तो बीच में क्या लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस काम के लिए एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज है, प्रोग्राम कैसे चलाना है, प्रोग्राम के अंदर क्या करना है वो एप्लीकेशन डिपेंड करेगा। बाकी ये आप देख लें आप, ठीक, क्या खत्म। हाँ ये मैंने नहीं भेजी, बस ये आपको आपने दे दिया 12 ये मैं आपको बस भेजूंगा। इसके बाद हम जो भी टॉपिक है उसी पे जाएंगे, तो यहीं पे इसको क्लोज करना है आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले जो आपने सी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में देखा, कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, आपने ये देखा कि एरर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रैंडम एरर, लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर। फिर आपने जो है सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट होते हुए देखा, सी प्रोग्रामिंग के कितने पार्ट होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, मेन फंक्शन होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, वो फाइल होती है, ऐड होती है, ये फाइल का ऊपर मेन बॉडी क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन नीचे वाला है, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए, आगे बस ये हिस्ट्री के नाम से आपको चीज नजर आ रही है, उसके बाद जो है वो प्रोग्रामिंग की जो मेन चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक हम प्रोग्राम से कोशिश करेंगे पहुंचे। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा प्रोग्राम का बैकग्राउंड जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीक में ही पता